हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा निवेश प्रवृत्ति और निवेश के निर्धारक तत्व। सबसे पहले हम ये जानें कि निवेश होता क्या है। कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो और अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के ऊपर व्यय करते हैं उस व्यय को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर पूंजी का निर्माण होता है, एक देश के अंदर अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और इसके साथ ही लोगों की आय में भी वृद्धि होने के साथ साथ देश के अंदर उत्पादन और रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब हम निवेश प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि जो प्रेरित निवेश होता है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है और इन दोनों के अंदर जो है धनात्मक संबंध होता है। अगर आय का स्तर अधिक होता है, लाभ की मात्रा अधिक होती है तो इस अवस्था के अंदर जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है और अगर आय का स्तर नीचा होता है, लाभ का स्तर नीचा होता है तो उस अवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट में कमी की जाती है। तो इस प्रकार इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आय के स्तर के साथ साथ चेंज होता रहता है और आय के जो अलग अलग स्तर होते हैं उन सभी स्तरों के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल भी अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को जब आप एक साथ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अलग अलग स्तर के ऊपर आय का अलग अलग स्तर है, उस आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो अलग अलग लेवल होता है उसी को हम जो है इन्वेस्टमेंट प्रोपेनिसिटी या निवेश प्रवृत्ति कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश के स्तर को हम इन्वेस्टमेंट प्रोपेनिसिटी या निवेश प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है इन्वेस्टमेंट प्रोपेनिसिटी जो वो किसके बराबर होगी, आई अपॉन वाई। हेयर आई क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, और वाई यहाँ पर क्या है, आय। दूसरा हम इन्वेस्टमेंट जो प्रोपेनिसिटी है, निवेश प्रवृत्ति है, वो आय और निवेश जो है उसके अनुपात होता है। तो आप ऊपर देख पा रहे हो निवेश प्रवृत्ति के अंदर आय निवेश बटा आय, तो ये जो है निवेश और आय का अनुपात है, यही जो है निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। अब निवेश प्रवृत्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। निवेश प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो सीमांत निवेश प्रवृत्ति MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, और दूसरी जो है औसत निवेश प्रवृत्ति API एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो इस प्रकार से निवेश प्रवृत्ति जो दो प्रकार की होती है, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। औसत निवेश प्रवृत्ति जो होती है कुल निवेश की मात्रा को कुल आय की जो मात्रा उससे भाग दे करके निकाली जा सकती है, यानी यह कुल निवेश और कुल आय का अनुपात होता है। फार्मूला हम देखते हैं इसके अंदर, API इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। यहाँ पर API क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, औसत निवेश प्रवृत्ति, और आई यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और वाई यहाँ पर आय है। तो इस प्रकार कुल निवेश और कुल आय का जो अनुपात है वही औसत निवेश प्रवृत्ति कहलाती है। इस चीज़ को आप एक टेबल के द्वारा भी देखते हैं। जैसे टेबल के अंदर पहले इनकम ली गई है, दूसरे जो कॉलम है उसके अंदर निवेश लिया गया है, और तीसरे कॉलम में आप देखिए औसत निवेश प्रवृत्ति API इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। अब आप यहाँ पर देखिए जब इनको है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 70 रुपये का किया जा रहा है, तो ऐसे में औसत निवेश प्रवृत्ति होगी वो 70/100 यानी 0.7। दूसरी अवस्था में जब इनकम बढ़ करके 200 हो गई तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट 150 का, तो 150/200 0.75। जब इनकम बढ़ करके 300 हो गई तो इन्वेस्टमेंट है 240 का, तो 240/300 0.8। जब इनकम बढ़ करके 400 हुई तो निवेश बढ़ करके 320 हो जाता है, और फार्मूला निवेश बटा आय, तो निवेश यहाँ पर 320, आय यहाँ पर 400, तो बराबर API आ जाएगी हमारी 0.8। तो इस प्रकार हम जो है किसी भी निवेश और आय के स्तर के ऊपर औसत निवेश प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। इसमें हम जो है निवेश को आय की मात्रा से भाग देते हैं। दूसरा है सीमांत निवेश प्रवृत्ति। जब
आय में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप निवेश अवश्य ही प्रभावित होगा, यानी निवेश में जरूर परिवर्तन होगा। अगर आय बढ़ती है तो निवेश भी बढ़ेगा, अगर आय कम होती है तो निवेश भी कम होगा। तो इस प्रकार जब हम आय में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं तो उसको हम जो है सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जब आय में परिवर्तन होता है, यानी आय बढ़ती है तो निवेश में कितनी वृद्धि हुई, इन दोनों का अनुपात, और जब आय कम होती है तो निवेश में कितनी कमी हुई, इन दोनों का अनुपात जो है वो सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाती है। फार्मूला MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा आई यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन, और डेल्टा वाई यहाँ पर क्या है, आय में परिवर्तन। अब इस चीज़ को भी आप एक टेबल के द्वारा देखते हैं। हमारे पास में टेबल है, इनकम दे रखी है 100, निवेश का स्तर है 70, तो ऐसे में MPI जो होगी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा आई क्या होता है कि निवेश में जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 70 इन्वेस्टमेंट है उससे पहले वाली हमें लेवल का नहीं पता, तो पहले में आप जो है निवेश प्रवृत्ति नहीं निकाल सकते। दूसरे लेवल के ऊपर आप देखिए, जब इनकम 100 से बढ़ करके 200 हो गई तो डेल्टा आई कितना हुआ, डेल्टा वाई कितना हुआ, आय में परिवर्तन कितना हुआ, आय में परिवर्तन 100 का हुआ। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट देखिए 70 से बढ़कर के 150 हो गया तो निवेश में परिवर्तन कितने का हुआ, 80 का। अब फार्मूला क्या है, डेल्टा आई 80 है और डेल्टा वाई 100 है, तो ये आ जाएगा 0.8 सीमांत निवेश प्रवृत्ति। दूसरे नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, जब इनकम बढ़कर के 300 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर के 240 हो जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप देखिए डेल्टा आई कितना है, निवेश में कितना परिवर्तन हुआ है, 90 का, क्योंकि पहले 150 था, अब 240 हो गया, तो 240 माइनस 150 90। दूसरी तरफ आप देखिए कि इनकम में जो वृद्धि हुई है वो 100 की हुई है, तो 90/100 0.9। इसके बाद आप देखिए जब इनकम बढ़ करके 400 हो जाती है, पहले 300 थी, हमें केवल इससे पहले वाला लेवल देखना है, तो 300 थी तो इनकम में परिवर्तन 100 का, निवेश पहले 240 था, अब निवेश जो है 320 का हो गया, तो ऐसे में निवेश में परिवर्तन 80 बटा आय में परिवर्तन 100, यानी 0.8 हमारी जो MPI हो जाएगी। इसके बाद है निवेश प्रेरणा के निर्धारक तत्व। कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी बचतों का प्रयोग कर ले, उसको इन्वेस्टमेंट कर दे। उसके पास में दूसरा रास्ता होता है कि वो दूसरों से जो है ऋण लेकर के, उधार लेकर के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोनों में से जब वो कोई भी तरीका अपनाए, उसको एक तो ब्याज है उसकी लागत उठानी पड़ती है, और दूसरा उसको इन्वेस्टमेंट करने के अंदर जो है हानि होने का जोखिम है वो भी उठाना पड़ता है। अब अगर खुद की बचत का प्रयोग करता है तो उसमें उसे ब्याज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो वही पैसा जो वो दूसरों को उधार दे करके शेयर और बॉन्ड में लगा करके जो है ब्याज प्राप्त कर सकता था। लेकिन जब उसने खुद का पैसा खुद के ही इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा, यानी उसको ब्याज का त्याग करना पड़ेगा, प्लस जोखिम है। दूसरा, अगर वो दूसरों से ऋण का उधार लेता है तो उसे दूसरों को जो है वो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, प्लस में जोखिम है। तो इस प्रकार कोई भी जो इन्वेस्टर होता है जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये अवश्य देखता है, क्योंकि उसको एक प्रकार की लागत आती है ब्याज के रूप में और जोखिम उसका रहता ही रहता है। तो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये देखता है कि भी मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे कितनी आय मिलने की संभावना है, और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको लागत कितनी आएगी, यानी ब्याज की दर क्या है, तो वो दोनों में जो है कंपेयर करता है। यहाँ पर जो आय मिलने की संभावना उसको हम एक प्रकार से लाभ की दर बोल सकते हैं। तो वो लाभ की दर में और ब्याज की दर में कंपेयर करता है। अगर ब्याज की दर अधिक है तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर लाभ की दर अधिक है ब्याज की तुलना में तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि एक व्यक्ति जो होता है दोनों में तुलना करता है, ब्याज की दर में और लाभ यानी जो संभावित आय की दर है, उन दोनों में तुलना करने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निवेश प्रेरणा के निर्धारक तत्व दो हैं, या निवेश कितना किया जाएगा, कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, उसके जो निर्धारक तत्व दो होते हैं। पहला है ब्याज की दर और दूसरा है MEC संभावित लाभ की दर होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल,
और इसका प्रयोग जो है केन्ज ने अपने सिद्धांत में किया था। तो निवेश प्रेरणा के निर्धारक तत्व दो हमने डिस्कस कर लिए। पहला जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी MEC है, और दूसरा जो निर्धारक तत्व है ब्याज की दर है। तो अब इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है? जब भी हम किसी एक नई पूंजीगत इकाई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई नई पूंजी की इकाई लगाई जाती है, तो उसके कारण जो है एक इन्वेस्टर को जो लाभ प्राप्त होने की संभावना है, उसी संभावित लाभ की संभावित दर को ही हम जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नई कोई भी इकाई स्टैब्लिश करता है तो उसे कोई ना कोई लाभ मिलने की संभावना पहले अवश्य होती है। तो जो संभावित लाभ की दर है वही जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। जब व्यक्ति अपनी बचत का निवेश करता है तो उसको ब्याज का त्याग करना पड़ेगा, और इसके अलावा जोखिम भी होता है। और जब कोई व्यक्ति ऋण लेकर के इन्वेस्टमेंट करता है तो एक तो उसे ब्याज का भुगतान दूसरों को करना पड़ेगा जिनसे ऋण लिया है, और दूसरा जोखिम उसको उठाना ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अनिश्चितता है, जो हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, तो इसका ये जोखिम हमेशा ही रहता है। तो जब एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको ये लगता है कि भी MEC यानी जो संभावित लाभ की दर है वो ब्याज की दर से अधिक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भी MEC जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाला एक मुख्य फैक्टर है। अब MEC जो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो अनुमानित आय और दूसरा पूर्ति कीमत। क्योंकि पहले हमने देखा कि भी जो निवेश प्रेरणा उसको प्रभावित करने वाला जो मुख्य तत्व है वो MEC और ब्याज की दर है। तो MEC जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो अनुमानित आय और दूसरा सप्लाई प्राइस। अब अनुमानित आय क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम जो है आय का अनुमान लगाते हैं। हम किसकी आय का अनुमान लगाते हैं, ये सोचने वाली बात है। हम यहाँ पर एक जो पूंजी स्थापित कर रहे हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी जो पूंजी है उसको हम लगा रहे हैं, तो उस पूंजी के द्वारा पूरी जीवन अवधि के दौरान जितनी आय मिलने की संभावना है उसको हम जो है अनुमानित आय कहते हैं। और यहाँ पर हम जो आय शब्द यूज कर रहे हैं उसका मतलब शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब एक साल के अंदर, मान लीजिए कोई भी जो पूंजी हमने लगाई उसकी लाइफ 3 साल है, यानी 3 साल तक वो जो है उत्पादन देगी। अब 3 साल तक जब उसकी हम शुद्ध आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले साल की कुल आय माइनस लागत, यानी आय को प्राप्त करने के लिए कितनी लागत उठानी पड़ी, जैसे कच्चे माल की लागत है, श्रमिकों की लागत है, वो सारी, प्लस दूसरे साल की शुद्ध आय। शुद्ध आय कैसे निकालेंगे? कुल आय, यानी जितनी बिक्री की हमने वो माइनस उसमें लागतें घटा देंगे हम, प्लस तीसरे साल की आय। तो इस प्रकार हम प्रत्येक साल के शुद्ध आय को जोड़ करके पूरी जीवन अवधि की अनुमानित आय निकाल सकते हैं। तो अनुमानित आय बराबर पहले साल की आय शुद्ध आय प्लस दूसरे साल की शुद्ध आय प्लस nवें वर्ष की शुद्ध आय। n का मतलब जितने भी साल उसकी लाइफ है उन सभी सालों की आय को जोड़ करके हम अनुमानित आय निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है सप्लाई प्राइस, पूर्ति कीमत। ये जो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पूर्ति कीमत का मतलब है जो पूंजी हमने लगाई है उसकी पूंजी की कीमत। पूर्ति कीमत का मतलब है पूंजी की कीमत। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पूंजी हमने लगाई है उस पूंजी की कीमत नहीं है, यानी ये वर्तमान पूंजी की कीमत नहीं है, बल्कि वर्तमान पूंजी के स्थान पर बिल्कुल उसी के जैसी नई पूंजी लगाने की जो कीमत है या जो लागत है वही जो है पूर्ति कीमत कहलाती है। यानी हमने जो वर्तमान में जो पूंजी लगा रखी है, जैसे मान लीजिए हमने जो एक ट्रैक्टर खरीदा, उस ट्रैक्टर के स्थान के ऊपर हम जो नया ट्रैक्टर खरीदेंगे उसकी जो लागत होगी, उसकी जो कीमत होगी, वही जो है सप्लाई प्राइस कहलाती है। तो जो सप्लाई प्राइस है वो वर्तमान पूंजी के स्थान के ऊपर नई पूंजी लगाने की जो कीमत है, जो लागत है, वो जो है पूर्ति कीमत कहलाती है। अब अनुमानित आय दो चीज़ों पर निर्भर करती थी, एक तो वर्तमान जो MEC दो चीज़ों पर निर्भर करती थी, एक तो अनुमानित आय और दूसरा सप्लाई प्राइस। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है निवेश प्रेरणा का, वो फैक्टर है ब्याज की दर। हमें पता है कि ब्याज की दर जो होती है वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट की लागत होती है, चाहे वो व्यक्ति अपनी खुद की बचत में से इन्वेस्टमेंट करे, चाहे व्यक्ति जो उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करे। अगर व्यक्ति अपनी बचत में से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ब्याज का त्याग करना पड़ेगा, तो ब्याज है वो इन्वेस्टमेंट की लागत होगी। अगर वो उधार लेता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, तो ब्याज जो है वो इन्वेस्टमेंट की
लागत हो जाती है। और ब्याज की दर का निर्धारण जो है मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो केंज ने बड़ी डिटेल में बताया था कि भी किस प्रकार से जो है ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। मुद्रा की मांग के लिए केंज ने जो है तरलता अधिमान शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर एक व्यक्ति, तरलता अधिमान का मतलब नकदी अपने पास कितनी रखना चाहता है, तो अगर एक व्यक्ति अधिक ब्याज की दर में मिलती है उसको, तो ऐसे में एक व्यक्ति नकदी त्यागने के लिए ज़्यादा तैयार होगा, यानी वो ज़्यादा मात्रा जो है वो सप्लाई करेगा पूंजी की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को उधार दे करके लाभ कमाया जा सके। इसी प्रकार से अगर ब्याज की दर कम है तो एक व्यक्ति उधार देने की बजाय तरलता या नकदी अपने पास रखना पसंद करता है, तो ऐसे में पूर्ति है वो कम हो जाती है। तो ब्याज की दर जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है और ब्याज की दर मुद्रा की मांग को भी प्रभावित करती है। अगर ब्याज की दर अधिक है तो मुद्रा की मांग कम की जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर ब्याज की दर कम है तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, मुद्रा की मांग अधिक की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्याज की दर जो है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को प्रभावित करती है। अब निवेश का जो निर्णय लिया जाएगा वो हमेशा ही व्यक्ति जो है ब्याज की दर और एमईसी में कंपैरिजन करेगा। हम कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है एमईसी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एमईसी क्या है, लाभ की दर, और आर क्या है यहाँ पर, ब्याज की दर। तो यहाँ पर संभावित लाभ की दर जो ब्याज की दर की तुलना में अधिक है, यानी आय जो मिलने की संभावना है वो लागत की तुलना में अधिक है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा, एमईसी कम है ब्याज की दर से, तो इस अवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। एमईसी लाभ की दर की लाभ मिलने की संभावना है, उसकी रेट तो कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, तो लागत जो है वो लाभ की तुलना में अधिक है, तो ऐसी अवस्था में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और तीसरी अवस्था है कि दोनों इक्वल है, एमईसी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अनिश्चितता की स्थिति है, इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। अब इसी चीज़ को आप जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर इन्वेस्टमेंट की मात्रा ली गई है और ओ वाई के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है। और एक बार ये जो हमारे पास में रेड लाइन है आर आर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, और हम मान लेते हैं कि भी एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, स्थिर है। तो इस अवस्था में आप देखिए कि किस प्रकार से एमईसी जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास में एमईसी की लाइन है। एमईसी की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो ये दिखाती है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वैसे वैसे एमईसी जो है वो गिरती चली जाएगी, यानी संभावित लाभ की दर है उसमें कमी होती चली जाएगी। प्रारंभ में देखिए आप, अर्थव्यवस्था जो है ओआई इन्वेस्टमेंट के स्तर के ऊपर संतुलन में है। संतुलन का मतलब यहाँ पर ए बिंदु के ऊपर कंडीशन है वो ये है कि एमईसी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर जो है ना तो इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे और ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो ये तो संतुलन की स्थिति है। अब दूसरी एक स्थिति हमारे पास ये हो सकती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर O(I1) इन्वेस्टमेंट का लेवल है, तो उस अवस्था में क्या हो सकता है वो देखिए। इस अवस्था के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट IA तक है, I1A यानी OR तक है, लेकिन आप MEC देखिए, MEC जो है I1E1 तक है, यानी MEC अधिक है। MEC की अधिक मात्रा कितनी है, AE1, यानी जो ग्रीन लाइन है उतनी MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा है। तो इस अवस्था में आप देखिए जब इन्वेस्टमेंट का लेवल OI1 है तो उस अवस्था के अंदर MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है I1A के बराबर है, जबकि MEC I1E1 के बराबर है। तो इस अवस्था में क्या होगा, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भी दोनों में कंपेयर करेगा इन्वेस्टर, और इन दोनों में कंपेयर करने के बाद ये पाया कि भी MEC अधिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस अवस्था के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कारण MEC गिरेगी, और MEC गिरने के बाद जो है वापिस अर्थव्यवस्था जो है ई बिंदु पर आ जाएगी। तो जब कभी भी MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में अधिक होती है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है। अब एक और कंडीशन हो सकती है, अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल जो वो OI2 है।
OI2 की अवस्था में आप देखिए MEC जो वो किसके बराबर है, अभी जो ये रेड ब्लू लाइन हमने खींची है इतने के बराबर है MEC, लेकिन यहाँ पर MEC का लेवल जो वो E2I2 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखिए आप, जो हमारे यहाँ ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है I2B के बराबर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर ज़्यादा है MEC के तुलना में, क्योंकि MEC जो है I2E2 के बराबर है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो I2B के बराबर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है MEC की तुलना में BE2 के बराबर ज़्यादा है। तो इस अवस्था में आप देखिए MEC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी MEC ब्याज दर की तुलना में कम है, लाभ की दर जो वो ब्याज की दर की तुलना में कम है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम करते करते अर्थव्यवस्था वापस जो है इन्वेस्टमेंट के लेवल OI पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो MEC तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंपेयर करने के बाद ही करता है। अगर MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, और अगर MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा। तो इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।